नेब्रास्का की वो सुबह कुछ अलग थी। बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी, लेकिन शहर के एक छोटे से कोने में एक ऐसा घर था जहाँ की दीवारों के भीतर एक नई गर्मी ने जन्म लिया था। 1 जनवरी 1924 ओमाहा में एक बच्चा पैदा हुआ, पतले होंठ, गहरी आंखें और कुछ ऐसा मौन जो भविष्य की आंधी को चुपचाप देख रहा था। वो बच्चा था चार्ल्स थॉमस मंगर। किसी को क्या पता था कि ये बच्चा आगे चलकर निवेश की दुनिया का विवेक, नैतिकता की दुनिया का दीपक और सोच की दुनिया का क्रांतिकारक बन जाएगा। चार्ली का बचपन साधारण था, पर उसमें एक असाधारण तत्व छुपा था, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा। उनके पिता अल्फ्रेड मंगर एक सम्मानित वकील थे और माँ फ्लोरेंस एक भावुक और व्यवहारिक महिला। पिता के पुस्तकालय की खुशबू आज भी किसी कोने में बची होगी। वहां बैठकर चार्ली एक बार एक किताब पढ़ रहे थे, विज्ञान की किताब। वो अचानक माँ के पास दौड़ते हैं और पूछते हैं, माँ, अगर कोई चीज़ काम नहीं करती तो क्या इसका मतलब ये है कि वो खराब है या हम उसे समझ नहीं पा रहे? माँ मुस्कुराए। एक प्याली चाय उनके हाथ में थी। बेटा, शायद दोनों, पर समझ न पाने का मतलब यह नहीं कि चीज़ बेकार है। कभी कभी जवाब समय लेता है। यहीं से शुरू हुआ चार्ली मंगर का पहला मानसिक मॉडल। जो चीज़ समझ न आए उसे फेंको नहीं, गहराई में जाओ। हो सकता है वो तुम्हें बदल दे। चार्ली ने बचपन में ही कुछ ऐसे अनुभव किए जो किसी भी साधारण बच्चे को तोड़ सकते थे। वे दूसरे बच्चों की तरह न तो खेल कूद में तेज थे, न ही दिखावे में रुचि रखते थे। उन्हें पसंद था अकेले बैठकर सोचना। कई बार उन्हें ताने सुनने पड़ते, किताबी कीड़ा, ये तो हमेशा चुप रहता है, क्या करेगा बड़ा होकर, लाइब्रेरियन बनेगा? चार्ली मुस्कुरा देता। वो अपने भीतर एक अलग दुनिया बुन रहा था, एक दुनिया जिसमें तर्क था, भावना थी और असीम धैर्य। फिर आया जीवन का पहला झटका। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के बाद उनका परिवार भी आर्थिक रूप से लड़खड़ा गया। चार्ली को कम उम्र में ही यह समझ में आ गया कि पैसे की कीमत सिर्फ उसकी संख्या में नहीं, बल्कि समझदारी से उसके प्रयोग में है। वो कहते थे, पैसा होना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसे खोए बिना कैसे जिया जाए। इस संघर्ष ने उनके भीतर नैतिकता और विवेक का बीज बो दिया। वो पैसे को भगवान नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी मानते थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया, कानून पढ़ो, लेकिन जीवन को समझो। और माँ ने सिखाया, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे, पर अपने भीतर की आवाज़ को कभी मत खोना। चार्ली धीरे धीरे एक अलग ही सोच का आदमी बन रहा था। वो दुनिया को परख रहा था, नज़र से नहीं, मस्तिष्क और आत्मा से। चार्ली ने सेना में भी सेवा दी, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान। यहाँ उन्होंने देखा कि कैसे बुद्धिमान दिखने वाले लोग मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और कैसे ज्ञान के बिना शक्ति एक विनाशक शस्त्र बन जाती है। उनकी आंखों के सामने गोलियां चलती थीं और उनके मन में एक ही सवाल उठता था, क्या इंसान सिर्फ ताकत के लिए जिएगा या समझदारी और करुणा के साथ जी सकता है? ये युद्ध उनके भीतर छिपे दार्शनिक को बाहर ले आया। उन्हें अब ये यकीन हो चला था, वास्तविक बुद्धिमत्ता वही है जो दुनिया को कम नुकसान पहुंचाए और अधिक अर्थ दे। युवावस्था में चार्ली ने शादी की, बच्चे हुए, पर एक त्रासदी ने उनके जीवन को हिला दिया, उनकी छोटी बेटी की मौत। एक दिन अस्पताल की खामोश दीवारों के बीच चार्ली खड़े थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, वी लॉस्ट हर। उस समय दुनिया थम गई। चार्ली के जीवन में जैसे कुछ टूट गया, पर वहीं से उसने जीवन को फिर से जिया, दर्द को ज्ञान में बदलकर। वो कहते थे, दुख तुम्हें या तो कुचल देगा या तुम्हें बना देगा, मैंने उसे अपने निर्माण के लिए चुना। चार्ली मंगर का शुरुआती जीवन एक ऐसे बीज की कहानी है जो कठोर जमीन में भी अपनी जड़ें जमा लेता है। उसमें धैर्य था, विवेक था और सबसे जरूरी, सत्य की प्यास थी। उसने जीवन को न सिर्फ जिया, बल्कि हर क्षण में उसे गहराई से पढ़ा। जहां सामान्य लोग घटनाओं को दुख या संघर्ष कहकर छोड़ देते हैं, वहां चार्ली ने उन्हें पाठशाला बनाया।
अब जब ये बीज धरती को चीरकर बाहर आ चुका है, तो अगला प्रश्न ये है, वो कौन सी राह चुनता है? कौन बनता है उसका मार्गदर्शक? और कैसे बनती है वह साझेदारी जिसने निवेश की दुनिया को बदल दिया? आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम प्रवेश करते हैं चार्ली मंगर की जीवन गाथा के उस अध्याय में, जहां उनका जीवन अपने पहले कठिन मोड़ पर आता है, जहां वे केवल संवेदनशील विचारक नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे बनते हैं एक वित्तीय दार्शनिक। लॉस एंजलिस की एक अदालत की सीढ़ियां। दोपहर का वक्त था। एक युवा वकील, पतली फ्रेम वाली ऐनक, हाथ में केस फाइल, चार्ली मंगर। वो आज एक बड़ा केस लड़ रहे थे। अदालत में सब खामोश थे, लेकिन चार्ली के भीतर आवाजें गूंज रही थीं। क्या यही है मेरा रास्ता? क्या मैं यहीं रुक जाऊं? फैसला उनके पक्ष में गया। चारों तरफ बधाइयां, लेकिन चार्ली चुप रहे, क्योंकि उन्होंने उस दिन महसूस किया, सच जीत गया। पर क्या यह वो लड़ाई थी जिसे लड़ने के लिए मैं बना हूं? चार्ली ने लॉ स्कूल में दाखिला लिया, और वो भी किसी साधारण जगह नहीं, बल्कि हार्वर्ड लॉ स्कूल में। वो न केवल पढ़ाई में तेज थे, बल्कि लॉ की बारीकियों को समझने में एक गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण रखते थे। लेकिन कुछ था जो उन्हें खटकता था। वो कहते हैं, वकालत एक सम्मानजनक पेशा है, लेकिन हर दिन वही तर्क, वही विरोध, वही विवाद। मेरे भीतर का रचनात्मक मन दम घुटने लगा था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो तर्क को युद्ध नहीं, समाधान बनाना चाहते थे। और शायद इसलिए वे धीरे धीरे उस पेशे से दूर हटने लगे, जैसे कोई प्रेमी जिसे एहसास हो कि वह जिस प्रेम में बंधा है, वह उसका अंत नहीं, एक पड़ाव मात्र है। चार्ली का पहला निवेश अनुभव था रियल एस्टेट में। एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, पर चार्ली ने देखा उसमें संभावना की नींव। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से वो बिल्डिंग खरीदी, मरम्मत करवाई और उसे एक मुनाफे वाले सौदे में बदल दिया। यह एक संकेत था, चार्ली मंगर न केवल समस्याओं को हल करने वाले हैं, बल्कि संभावनाओं को देखने वाले भी हैं। वकालत छोड़ने का निर्णय आसान नहीं था। उनके कई करीबी दोस्तों ने कहा, तुम एक सफल वकील हो, ये सब क्यों छोड़ना? क्या निवेश तुम्हारा रास्ता है? पर चार्ली के भीतर एक ही उत्तर था, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मेरा दिमाग दौड़ सके, उड़ सके, नई दिशाएं खोज सके। उन्होंने महसूस किया कि पैसा केवल लाभ का माध्यम नहीं है, वह है दृष्टिकोण को परखने का सबसे बड़ा आईना। 1940 के दशक के अंत में एक डिनर पार्टी में चार्ली मंगर की मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जो खुद भी एक शांत आग था, वॉरेन बफे। दोनों ओमाहा से थे, दोनों में गहराई थी, और दोनों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा कंपाउंडिंग इनसाइट्स में दिलचस्पी थी। पहली ही बातचीत में बफे ने कहा, चार्ली, तुम सामान्य नहीं हो। चार्ली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी नहीं, वॉरेन। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेंगे। और यहीं से जन्म हुआ उस साझेदारी का, जिसे दुनिया आज कैपिटलिज्म की सबसे सुसंस्कृत मित्रता के रूप में जानती है। चार्ली ने बफे की निवेश शैली में बदलाव लाया। बफे पहले सस्ते स्टॉक्स खोजते थे, जिसे चार्ली सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते थे। एक बार की खांसी और फिर कूड़ेदान। पर चार्ली ने सिखाया, भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले बिजनेस में निवेश करो। उचित मूल्य पर अच्छे व्यवसाय, अच्छे मूल्य पर उचित व्यवसाय से बेहतर होते हैं। यह निवेश की दुनिया में क्रांति थी। चार्ली ने वित्त को सिर्फ संख्या नहीं, चरित्र और गुणवत्ता से जोड़ दिया। चार्ली की सफलता आसमान छूने लगी। वो अमीर हो गए, बहुत अमीर। पर एक बात हमेशा स्थिर रही, उनकी सादगी। वो कहते थे, अपनी लाइफस्टाइल को अपने ईगो से नहीं, अपने वैल्यूज से चलाओ। चार्ली के लिए समृद्धि कभी दिखावे का मंच नहीं बनी, बल्कि वह बनी ज्ञान की खोज का साधन। यह वह चरण था जहां चार्ली ने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जहां वकालत के शब्दों की जगह संभावनाओं की भाषा बोलने लगी, जहां तर्क अब बहस के लिए नहीं,
निर्णयों की स्पष्टता के लिए था। चार्ली मंगर अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं थे, वे एक निर्माता बन चुके थे, विचारों के, दृष्टिकोणों के और सबसे ऊपर दृष्टि के। अब जबकि चार्ली का दिमाग, आत्मा और दृष्टिकोण पूरी तरह निवेश की दुनिया में रम चुका है, आइए अगले अध्याय में प्रवेश करें, जहां हम जानेंगे चार्ली मंगर का निवेश दर्शन, वो सिद्धांत जो उन्होंने केवल किताबों से नहीं, जीवन से सीखे। अब हम चलेंगे उस मोड़ की ओर जहां चार्ली मंगर केवल निवेश नहीं करते, बल्कि निवेश को जीते हैं, सोचते हैं, गुनते हैं। वो निवेश को केवल एक पैसे कमाने की प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा मानसिक और नैतिक अभ्यास मानते हैं जहां व्यक्ति अपने चरित्र, धैर्य और दृष्टिकोण को आकार देता है। कभी आपने देखा है कि कोई किसान बंजर जमीन पर खड़ा हो, आसमान की ओर देख रहा हो और बिना उम्मीद के भी बीज बो रहा हो? चार्ली मंगर के निवेश दर्शन की शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। लोग शॉर्टकट खोज रहे थे, जल्दी मुनाफा, तेज लाभ। और वहीं चार्ली, एक शांत किसान की तरह, सूखी जमीन पर विचारों के बीज बोते जा रहे थे। वो जानते थे कि पानी देर से आएगा, लेकिन जब आएगा तो जड़ें गहरी होंगी, बहुत गहरी। चार्ली ने एक बार कहा था, कभी भी किसी घटिया बिजनेस को सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि वो सस्ता है। इस विचार के पीछे छुपी थी गहराई से देख पाने की क्षमता। चार्ली उन व्यवसायों में निवेश करते थे जो समय के साथ टिके रहें, स्पष्ट नैतिकता पर चलें, एक मजबूत ब्रांड और संस्कृति रखें। वो कहते थे, आप एक अद्भुत घोड़ा नहीं खरीदते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीमार है और सस्ता है। आप उसे खरीदते हैं क्योंकि वो दौड़ में जीत सकता है, सालों तक। चार्ली का सबसे बड़ा निवेश उपकरण था धैर्य। वो कहते थे, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता लेकिन मौके का इंतजार करता है, वो 10 बार कोशिश करने वाले से ज्यादा कमा सकता है। उन्होंने निवेश को भावनाओं के तूफान से दूर एक शांत झील की तरह देखा, जहां आप तब तक बैठे रहते हैं जब तक सतह पर कोई वास्तविक अवसर न दिखे। वो मानते थे, कभी कभार ही काम करें, लेकिन निर्णायक रूप से काम करें। हर पिच पर स्विंग न करें, अपनी पिच का इंतजार करें। चार्ली मंगर के दर्शन की रीढ़ थी मेंटल मॉडल्स, यानी मानसिक ढांचे। उनका मानना था कि यदि आप केवल एक विषय जानते हैं तो आप हर समस्या को हथौड़े से ठोकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कई विषयों की समझ है तो आप सही उपकरण चुनते हैं। उन्होंने कहा, मुझे हर चीज में महारत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं किसी भी चीज को एक व्यापक संदर्भ में देख सकूं। उनके मानसिक मॉडल्स में शामिल थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर की कीमत; इन्वर्जन, उल्टी सोच, सफल कैसे हो, नहीं असफल कैसे न हो; सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, परिणाम के बाद का परिणाम; सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अपनी सीमा को जानना। और इन मॉडलों को उन्होंने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा। गलतियों से सीखा, प्रेक्षण और एकांत से सीखा। मंगर बार बार दोहराते थे, कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको मिलता है। कई लोग शेयर बाजार में कीमत को देखकर निर्णय लेते हैं, पर चार्ली उसकी आत्मा देखते थे, क्या ये कंपनी अपने मूल्य को वर्षों तक टिकाए रख सकती है। उनके निवेश निर्णय केवल तर्क नहीं, दृष्टि, विवेक और मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित होते थे। चार्ली मंगर का पसंदीदा मानसिक मॉडल था इन्वर्जन। जब दुनिया पूछती है, सफल कैसे बने, चार्ली पूछते हैं, असफल लोग क्या करते हैं, मुझे वो बताओ, मैं बस वो नहीं करूँगा। यह उल्टी सोच उन्हें बेहतर निर्णयों की ओर ले जाती थी। उनका कहना था, प्रतिभा की तलाश करने से अधिक मूर्खता से बचें। चार्ली न केवल गहरी बातें करते थे, बल्कि उन बातों में हास्य और सहजता भी घुली होती थी। उदाहरण के लिए, यदि आप बकवास नहीं झेल सकते तो लंबे समय तक शेयर बाजार में टिक नहीं सकते। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कोई बुद्धिमान दादा अपने पोते को कहानी के बीच बीच में हंसाते हुए ज्ञान दे रहा हो। चार्ली धर्म के अनुयायी नहीं थे, पर उनके विचारों में एक आध्यात्मिक नैतिकता स्पष्ट दिखती थी। हमेशा ईमानदारी से निवेश करो। निवेश केवल लाभ के लिए नहीं, प्रभाव के लिए भी होना चाहिए। कभी उस चीज में मत लगाओ जिसमें तुम्हें नींद न आए।
उनका निवेश एक ध्यान था, जहां संख्या, समय और सोच मिलकर एक आंतरिक अनुशासन रचते थे। चार्ली मगर का निवेश दर्शन वो नहीं था जो वॉल स्ट्रीट सिखाता है। वो था एक साधक का रास्ता जो आत्मा अनुशासन, धैर्य और गुणात्मक सोच से होकर गुजरता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया, निवेश केवल पैसे का खेल नहीं है, यह आपके चरित्र, निर्णय और मानसिक शुद्धता की परीक्षा है। अब जब हमने उनके दर्शन को जाना, आइए अगले अध्याय में चलें, जहां हम जानेंगे चार्ली मगर की सोच की जड़। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, कैसे विभिन्न विषयों से उन्होंने बनाया एक अद्भुत बौद्धिक ताना बाना। अब हम कदम रखते हैं उस अध्याय में जहां चार्ली मगर की सोच का प्रकाश पुंज फैला हुआ है, जहां भिन्न भिन्न ज्ञान की नदियां एकजुट होकर एक बौद्धिक महासागर बन जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे कमरे में खिड़की के पास बैठा एक बच्चा, चारों ओर किताबें बिखरी हैं, गणित, दर्शन, इतिहास, भौतिकी, जैव विज्ञान, मनोविज्ञान। वो बच्चा पन्नों को सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो हर शब्द को जी रहा है, हर सिद्धांत को अपने सोच के नक्शे में जोड़ रहा है। वो बच्चा कोई और नहीं, चार्ली मगर है। चार्ली ने जल्दी ही ये समझ लिया कि अगर आप दुनिया को सही समझना चाहते हैं, तो केवल एक विषय के चश्मे से नहीं देख सकते। वो कहते थे, जिसके पास केवल हथौड़ा है, उसे हर चीज कील जैसी लगती है। इसलिए उन्होंने बड़े विषयों से बड़े विचार की खोज शुरू की। चार्ली मगर ने हर विषय को ऐसे पढ़ा जैसे कोई कवि अपने प्रेमी की चिट्ठियां पढ़ता है, ध्यान से, आदर से और पूरे समर्पण से। उनके पसंदीदा विषय मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ताकि वो इंसानी व्यवहार को समझ सकें, लालच, डर, भ्रम, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जिससे वो जान सके कि संसाधन कैसे बहते हैं, कैसे निर्णय बनते हैं, गणित, मैथमेटिक्स, जहां तर्क और पैटर्न ने उन्हें निवेश की मूल संरचना सिखाए, इतिहास, हिस्ट्री, क्योंकि वो जो इतिहास नहीं जानते वही उसे दोहराते हैं, जीव विज्ञान और प्रकृति, बायोलॉजी और नेचर, क्योंकि वहां डार्विनियन एवोल्यूशन है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो व्यापार की दुनिया में भी उतना ही सटीक है। मगर ने ज्ञान को ऐसे नहीं देखा कि हर विषय अपनी जगह बंद हो, बल्कि उन्होंने अलग अलग विषयों के मॉडल्स को आपस में जोड़कर एक नई बुद्धिमत्ता की भाषा तैयार की। उदाहरण के लिए, उन्होंने मनोविज्ञान से सीखा कि कैसे बायस काम करता है और फिर उसका प्रयोग निवेश निर्णयों में किया। जैव विज्ञान से सीखा कि जो खुद को बदल नहीं सकता, वो खत्म हो जाता है, और यही बात उन्होंने कंपनियों पर लागू की। इतिहास से जाना कि उभरते साम्राज्य क्यों गिरते हैं, और यही उन्होंने स्टॉक मार्केट के बुलबुले में देखा। चार्ली के लिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एक जादुई कढ़ाई थी, जहां हर विषय एक मसाला था और अंत में तैयार होती थी एक बुद्धिमत्ता की बिरयानी। चार्ली ने एक बार कहा था, आपको लगभग 100 महान मानसिक मॉडल्स की जरूरत है, हर एक विषय से 4-5 मॉडल्स जो दुनिया की सच्चाई को उजागर करते हैं। कुछ मॉडल्स जो उन्होंने जीवन में इस्तेमाल किए। 1. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अर्थशास्त्र से, हर निर्णय की एक कीमत है, वो जो आप त्यागते हो। 2. इंसेंटिव बायस, मनोविज्ञान से, लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, चाहे वो नैतिक हो या नहीं। 3. फीडबैक लूप्स, सिस्टम थ्योरी से, अच्छा व्यवहार अच्छा परिणाम देता है, और वो परिणाम फिर अच्छे व्यवहार को बढ़ाता है। 4. कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, गणित से, धन ही नहीं, ज्ञान भी चक्रवृद्धि होता है। 5. सर्वाइवरशिप बायस, स्टैटिस्टिक्स से, केवल बचे हुए उदाहरणों को देखकर अनुमान लगाना, असलियत छूट जाती है। मगर कहते थे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आप उसे जोड़ नहीं सकते। जब आप देख सकते हैं कि एक विचार कैसे दूसरे से जुड़ता है, तभी वो विचार बुद्धि बनता है। उनके लिए ज्ञान का उद्देश्य था टू सी क्लियरली, स्पष्ट देखना, शोर से परे, भ्रम से परे। चार्ली के लिए हर विषय से संबंध एक प्रेम कहानी जैसा था। गणित से उन्होंने सीखा तर्क, इतिहास से सीखा दृष्टि, मनोविज्ञान से सीखा संवेदना, प्रकृति से सीखा विनम्रता, और इन सब का संगम
उन्हें बना गया एक दर्शक नहीं, रचनाकार। चार्ली मगर ने सिखाया, अगर तुम सिर्फ एक दिशा जानते हो तो दुनिया तुम्हें घुमा देगी, लेकिन अगर तुमने कई दिशाओं को समझ लिया तो तुम अपना नक्शा खुद बना सकते हो। उनकी मल्टीडिसिप्लिनरी सोच कोई शौक नहीं थी, वो थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। अब हम अगले बिंदु पर चलेंगे, जहां चार्ली मगर का सामना होता है इंसानी सोच की सबसे खतरनाक चीजों से, भ्रम, पूर्वाग्रह, लालच और भय। वो अध्याय है मानव व्यवहार और निर्णय निर्माण पर मगर की अंतर्दृष्टि। अब हम प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां चार्ली मगर एक दार्शनिक नहीं, एक मानव मनोविज्ञानी की भूमिका में नजर आते हैं। यह वो क्षेत्र है जहां वो हमारी आंखों के आगे छुपे पर्दों को हटाते हैं, जहां वो हमें खुद से मिलवाते हैं, हमारे भ्रमों, पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक जालों से। सन 1995, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चार्ली मगर स्टेज पर खड़े थे, भीड़ में बैठे थे एमबीए, पीएचडी, डॉक्टर, प्रोफेसर। हर कोई सोच रहा था कि मगर शायद निवेश पर बोलेगा, लेकिन चार्ली ने जैसे ही माइक थामा, वो बोले, मैं आज 24 मानसिक त्रुटियों पर बात करूंगा जिनसे इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। मगर ने उस दिन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट पर जो कहा, वो आज भी सोच की दुनिया में क्रांति माना जाता है। चार्ली का मानना था, दुनिया में ज्यादा मूर्खता बुराई की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की गलत सोच की वजह से होती है। इंसान सोचता है कि वो बहुत तार्किक है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसानी मस्तिष्क कई बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स से घिरा होता है। चार्ली ने इन्हीं जालों को पहचाना और नाम दिया स्टैंडर्ड कॉजेज ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। चार्ली कहते थे, जब इंसेंटिव्स की बात आती है तो कभी भी यह मत सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने चरित्र के विपरीत कार्य कर रहा है। उदाहरण, डॉक्टर जो किसी खास दवा के लिए पैसे पाता है, वो अनजाने में उसे ज्यादा लिखता है। चार्ली ने कहा, अगर आप व्यवहार को समझना चाहते हैं तो पहले उसके इंसेंटिव सिस्टम को समझिए। हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, भले ही वो गलत हों, और जिनसे नफरत करते हैं, उनकी सही बात भी झूठ लगती है। मगर कहते हैं, तर्क अक्सर भावना के पीछे खड़ा होता है, जैसे वकील अपने ग्राहक के लिए। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। चार्ली ने कहा, इस सोच ने शेयर बाजार में सबसे बड़े बुलबुले बनाए हैं। जब हर कोई खरीद रहा हो तब रुक जाना ही समझदारी है। अगर कोई इंसान डॉक्टर कोट में है या ऊंचे पद पर बैठा है तो हम बिना सोचे उस पर भरोसा कर लेते हैं। मगर कहते थे, डिग्री, वर्दी और पद, इनसे सच्चाई की गारंटी नहीं मिलती। अगर पहले आपको एक बुरा सौदा दिखाया जाए और फिर एक थोड़ा कम बुरा, तो दूसरा अच्छा लगने लगता है। मगर इसे तुलना का जाल कहते हैं। एक बार कुछ बोलने या करने के बाद हम उसे बदलने से डरते हैं। मगर कहते हैं, बुद्धिमान इंसान वो है जो खुद को बदल सकता है। चार्ली मगर हमें दोष नहीं देते, वो हमें आईना दिखाते हैं। वो बताते हैं कि इन सभी त्रुटियों की जड़ इंसानी मस्तिष्क की सरलता पसंद प्रवृत्ति में है। हम जटिलता से डरते हैं, इसलिए शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर हमें खाई में ले जाते हैं। चार्ली कहते थे, पहला नियम ये है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने पूर्वाग्रह को स्वीकार करें, उसे पहचानें और फिर उससे दूर हटें। उनकी सोच थी, हम सभी में ये पूर्वाग्रह हैं, लेकिन जो इंसान इन्हें जान लेता है वो खुद को मुक्त कर सकता है। चार्ली ने एक बार एक निवेशक का जिक्र किया जिसने एक कंपनी के शेयर सिर्फ इसलिए खरीदे क्योंकि वो कंपनी उसके शहर की थी। वो कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, लेकिन उसका कमिटमेंट बायस उसे कहता रहा, थोड़ा और रुको, अब तो ऊपर जाएगा। आखिर में सब डूब गया। चार्ली ने कहा, इंसान किसी और को धोखा देने से पहले खुद को धोखा देता है। चार्ली मगर ने हमें सिखाया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ जानने में नहीं है, बुद्धिमत्ता समझने और गलतियों को पहचानने में है। उनके लिए इंसानी मन एक प्रयोगशाला था, जहां हर भावना, हर भ्रम, हर निर्णय का विश्लेषण किया जा सकता था। अब जब हमने ये जाना कि सोच कैसे धोखा देती है,
अब समय है ये समझने का कि चार्ली मंगर सही निर्णय कैसे लेते थे। अगला बिंदु है निर्णय निर्माण में मंगर की स्पष्टता और फिल्टरिंग प्रक्रिया। अब हम पहुंचते हैं उस पड़ाव पर जहां चार्ली मंगर सिर्फ एक विचारक नहीं बल्कि एक निर्णय योगी बनकर सामने आते हैं। यह वो जगह है जहां हर भ्रम, हर भावना, हर व्याकुलता शांत हो जाती है, क्योंकि अब मंच पर है निर्णय की स्पष्टता, जिसकी रोशनी में मंगर ने जीवन भर की सबसे जटिल उलझनों को सुलझाया। एक बार एक युवा निवेशक ने चार्ली मंगर को एक ईमेल लिखा। सर, मैंने 2 साल से एक कंपनी का अध्ययन किया है। मैं पूरी तरह तैयार हूं निवेश करने के लिए, बस आपकी राय चाहिए। चार्ली का जवाब सिर्फ एक पंक्ति में आया, क्या तुमने खुद से पूछा है, यह मेरा सबसे अच्छा मौका है? युवक सन, इतना शोध, इतने ग्राफ और इतना विश्वास, लेकिन मंगर की सिर्फ एक पंक्ति ने सब हिला दिया। चार्ली मंगर का निर्णय लेने का तरीका किसी रहस्यमय सूत्र जैसा नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा फिल्टरिंग सिस्टम है। वो कहते हैं, जीवन निर्णयों से भरा है, लेकिन अच्छे निर्णय सोच समझकर लिए गए निर्णय होते हैं। हमेशा हर चीज को एक से ज्यादा कोण से देखो। हर निर्णय को मन की नहीं, मानसिक मॉडल्स की छलनी से छानो। चार्ली कहते हैं, हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ खास जानता है। वहीं टिके रहो। अगर आप जिस विषय में निर्णय ले रहे हैं वो आपकी जानकारी की परिधि से बाहर है, तो सबसे अच्छा निर्णय है कुछ ना करना। चार्ली हर निर्णय से पहले पूछते थे, क्या यही मेरा सबसे अच्छा विकल्प है अभी? अच्छे निर्णय बहुत से विकल्पों को मना करने से बनते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा बहुत कम लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले निर्णय लिए। वो हर समय कुछ ना कुछ नहीं कर रहे थे, वो सही समय तक इंतजार कर रहे थे। यही मंगर फिर से अपने मेंटल बायसेस की दुनिया में लौटते हैं। हर निर्णय से पहले वो पूछते थे, क्या मुझे ये चीज़ पसंद है, इसलिए मैं इसे बेहतर मान रहा हूँ? क्या मैं भीड़ की वजह से बहक रहा हूँ? क्या मैं पुरानी गलती को छुपाने के लिए नया निर्णय ले रहा हूँ? यह आत्मनिरीक्षण की विधा थी, जो हर निर्णय को नीतिपरकता से भर देती थी। मंगर कहते थे, बुद्धिमान लोग सिर्फ पहला असर नहीं देखते, वो पूछते हैं, फिर क्या होगा? उदाहरण, अगर कोई टैक्स घटे तो शेयर बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उससे भविष्य में घाटा होगा? क्या सरकार फिर कुछ और करेगी? यानी केवल इस बात पर ही ध्यान न दें कि अभी क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दें कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। चार्ली के निर्णय केवल बौद्धिक नहीं थे, वो नैतिक भी थे। वो हमेशा पूछते, अगर ये निर्णय अखबार में छप जाए और मेरा परिवार पढ़े, तो क्या मैं गर्व से मुस्करा पाऊंगा? यह उनका अंतिम फिल्टर था, नैतिक पारदर्शिता। एक बार मंगर के पास एक निवेश का प्रस्ताव आया, तेज मुनाफा, कम जोखिम, सब आकर्षक लग रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे लोगों के साथ था जिनकी नैतिकता संदिग्ध थी। चार्ली ने तुरंत कहा, अगर मुझे इन लोगों के साथ एक कमरा साझा करने में असहजता हो, तो मैं उनके साथ पैसे क्यों साझा करूं? उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ साल बाद वही कंपनी भ्रष्टाचार में फंस गई, और मंगर का फैसला फिर एक बार नीतिपरक बुद्धि की जीत बना। चार्ली कभी भी तेज फैसलों के पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे, मैं एक टाइगर नहीं हूं जो झपट्टा मारे, मैं एक शिकारी हूं जो घंटों, दिनों, महीनों तक इंतजार कर सकता है। यह वेटिंग की कला थी, जो आज के हाइपरफास्ट दौर में दुर्लभ है। मंगर कहते थे, भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी मित्र हो सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने में बहुत बुरी मेहमान। इसलिए उन्होंने एक शांत, अवलोकनशील मन को सर्वोपरि रखा। जब चार्ली कोई निर्णय लेते थे, तो उसमें न कोई जल्दबाजी होती थी, न कोई अनावश्यक उत्साह। सिर्फ एक सवाल होता था, क्या यह मेरी समझ, नैतिकता और विवेक से मेल खाता है? चार्ली मंगर की निर्णय प्रणाली कोई मशीन नहीं, एक कविता है, जहां हर पंक्ति तर्क से शुरू होती है और सत्य की सादगी पर खत्म होती है। अब जबकि हमने जाना निर्णय का विज्ञान, आइए अगली बार उस अध्याय की ओर बढ़ें, जहां चार्ली मंगर हमें सिखाते हैं, हर ज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। अब हम उस रहस्यमय द्वार के सामने खड़े हैं,
जहाँ ज्ञान के टुकड़े टुकड़े नहीं होते बल्कि आपस में जुड़े होते हैं, जैसे सितारों के बीच अदृश्य तार, जैसे सिम्फनी में बजते सुर। हम अब प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहाँ चार्ली मंगर ने दुनिया को सिखाया, विशेषज्ञ मत बनो, समग्र दृष्टि वाला विचारक बनो। चार्ली मंगर बचपन में लाइब्रेरी जाते थे। उनके हाथ में गणित की किताब होती और बगल में डार्विन की जीव विज्ञान। कभी प्लेटो का दर्शन पढ़ते तो कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा। उनकी आंखों में एक सवाल होता था, क्या इन सब बातों का आपस में कोई रिश्ता है? और फिर एक दिन उन्होंने खुद को जवाब दिया, हर विषय एक दूसरे का दर्पण है और सच्चा ज्ञान उन्हीं के मिलन से जन्मता है। चार्ली कहते थे, अगर आपके पास केवल एक हथौड़ा है तो हर समस्या कील जैसी लगती है, लेकिन अगर आपके पास मेंटल मॉडल्स हैं, गणित, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकी, दर्शन, तो आप हर समस्या को उसके असली रूप में देख सकते हैं। चार्ली ने डार्विन के सिद्धांतों को सिर्फ जानने के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि व्यापार और समाज को समझने के लिए पढ़ा। बिजनेस भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां सिर्फ सबसे अनुकूलित विचार ही बचते हैं। उदाहरण, मंगर ने अमेज़न को देखा और तुरंत पहचाना, यह इवोल्यूशनरी एडवांटेज रखता है, इसका लॉजिस्टिक्स और स्केल दूसरा कोई नहीं छू सकता। चार्ली ने निर्णय को कभी हाँ या ना में नहीं देखा, वो प्रोबेबिलिटी से सोचते थे, क्या यह निवेश 80% संभावना रखता है कि सफल होगा, और अगर असफल हुआ तो क्या नुकसान उठाऊंगा? उनके पास कभी पक्का जवाब नहीं होता, बल्कि होता था सबसे अधिक संभावित दिशा। चार्ली का मानना था कि गलत निर्णय का सबसे बड़ा कारण है मानव मस्तिष्क की कमजोरियां। उन्होंने 25 से अधिक कॉग्निटिव बायसेस की सूची बनाई। उदाहरण, कन्फर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हम मानते हैं। ऑथोरिटी बायस, जब हम बिना सोचे समझे किसी विशेषज्ञ की बात मान लेते हैं। मंगर इन मानसिक जालों को पहचानते थे और निर्णय से पहले उन्हें बेअसर करते थे। चार्ली का एक पसंदीदा नियम था, उल्टें, हमेशा उल्टें। ये आइंस्टीन से आया, समस्या को उल्टा सोचो। उदाहरण, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ की जगह पूछो, मैं असफल कैसे हो सकता हूँ और उससे कैसे बचूं। ये सोच मंगर के हर निर्णय, हर निवेश में गूंजी। मंगर सिर्फ बुद्धिमान नहीं थे, वो नीतिमान भी थे। वो कहते थे, ज्ञान के बिना नैतिकता अधूरी है और नैतिकता के बिना ज्ञान खतरनाक है। उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच केवल बुद्धि को तेज करने के लिए नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व को भी निर्मल बनाने का एक तरीका थी। चार्ली के एक मित्र थे, एक जाने माने सर्जन। वो बहुत ही चतुर थे, लेकिन कभी मनोविज्ञान नहीं पढ़ा था। एक दिन उन्होंने एक सर्जरी में गलत दवा दे दी क्योंकि वो अथॉरिटी बायस के शिकार हो गए थे। उस दिन चार्ली ने कहा, केवल चिकित्सा विज्ञान जानना पर्याप्त नहीं। जब तक आप इंसानी दिमाग की गलतियां नहीं समझते, आप अधूरे डॉक्टर हो। मंगर की सोच एक जाल की तरह थी, जहां हर विषय एक गांठ की तरह जुड़ा था। दुनिया अकादमिक विभागों के हिसाब से नहीं चलती। वास्तविकता बस यही है, अव्यवस्थित, आपस में जुड़ी हुई, फीडबैक से भरी हुई। इसलिए उन्होंने एक शब्द गढ़ा, लैटिसवर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स, जहां गणित, इतिहास, दर्शन, जीव विज्ञान एक दूसरे की सहायता करते हैं। मंगर कहते थे, तुम सिर्फ एक विषय में विशेषज्ञ बनकर नहीं, बल्कि अनेक विषयों में शुद्ध विचारक बनकर जीवन को समझ सकते हो। उनका सपना था जेनरलिस्ट होना, लेकिन गहराई के साथ। बर्कशायर की वार्षिक बैठक में जब उनसे एक युवा ने पूछा, सर, मैं भी आपकी तरह सोच पाना चाहता हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ? चार्ली मुस्कराए, फिर बोले, हर दिन एक विषय पढ़ो, लेकिन 2 सवाल लेकर। 1. ये कैसे काम करता है? 2. ये बाकी चीज़ों से कैसे जुड़ा है? चार्ली मंगर ने एक बात सिखाई, ज्ञान किताबों में नहीं, संबंधों में है। हर सिद्धांत किसी अन्य सिद्धांत से जुड़ा है। हर विचार किसी और विचार को रोशनी देता है। बुद्धिमानी किसी एक विषय में गहराई नहीं, बल्कि सभी विषयों को एक आंख से देखने में है। अब जब हमने उनके विचारों के जाल को समझ लिया,
तो आइए आगे बढ़ते हैं उस सोने की खान की ओर, जहां उनके शब्द ही ज्ञान बन जाते हैं और हर पंक्ति आत्मा को झकझोर देती है। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द सिर्फ भाषा नहीं रह जाते, वे आत्मा का संगीत बन जाते हैं। यहाँ हम चार्ली मगर के जीवन की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे चमत्कारी गहराई में उतरते हैं, जहां हर उद्धरण, हर पत्र, हर बातचीत एक अदृश्य नैतिक दीपक की तरह जलता है। वर्ष 2007, बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठक। भीड़ में हजारों लोग बैठे हैं। कुछ निवेशक हैं, कुछ छात्र, कुछ जिज्ञासु जीवन साधक। मंच पर वॉरेन बफे हैं और उनके बगल में चार्ली मगर, एक शांत वृद्ध जिनकी आंखों में जैसे अनंत समय का अनुभव ठहरा है। तभी एक युवा पूछता है, सर, जीवन में सबसे जरूरी एक पाठ क्या है? मगर कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर मुस्कराकर कहते हैं, अपने आप को मूर्ख बनाने से बचें और याद रखें, आप मूर्ख बनाने वाले सबसे आसान व्यक्ति हैं। सन्नाटा छा जाता है। ये बस एक वाक्य नहीं था, ये जीवन का एक आईना था। चार्ली मगर ने कभी शब्दों का प्रदर्शन नहीं किया। उनके शब्द सीधे आते थे, हृदय और बुद्धि के संगम से। वे मजाक भी करते थे, लेकिन हर मजाक में एक गहरा दर्शन होता था। वे कटाक्ष भी करते थे, लेकिन कभी अपमान नहीं करते थे। उनके कोट सिर्फ प्रेरक नहीं थे, वे दिशा देने वाले कंपास थे। एक सरल विचार लें और उसे गंभीरता से लें। चार्ली का मानना था, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं सीधी सोच से सुलझ सकती हैं, अगर हम उन्हें गंभीरता से लें। यह आसान नहीं है। जो कोई भी इसे आसान मानता है वह मूर्ख है। ये उनके अंदाज में एक शिक्षा देने वाली झिड़की होती थी। वो कह रहे थे, अगर तुम निवेश, जीवन या रिश्तों को आसान मानते हो, तो तुम अभी उन्हें समझे नहीं हो। सबसे अच्छी बात जो एक इंसान कर सकता है वह है दूसरे इंसान को अधिक जानने में मदद करना। यह उनकी ज्ञान के प्रति करुणा थी। वो ज्ञान को संग्रह नहीं, सेवा का माध्यम मानते थे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ मरूंगा, इसलिए मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। यह उनकी प्रसिद्ध इन्वर्जन थिंकिंग का चुटीला रूप था। वो कहते थे, असफलता कहाँ है, ये जान लो और वहाँ मत जाओ। यह आश्चर्यजनक है कि हम जैसे लोगों को बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय लगातार मूर्ख न बनने की कोशिश करके कितना दीर्घकालिक लाभ मिला है। चार्ली के इस विचार में एक दर्शनात्मक सरलता है। वे कह रहे थे, बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं, बस मूर्खता से बचो। जीवन खुद तुम्हारा साथ देगा। बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। यह वेटिंग की शक्ति पर एक अलौकिक विश्वास था। मगर मानते थे, धन वही कमाता है जो इंतजार करना जानता है। प्रत्येक दिन सुबह उठने के समय की तुलना में थोड़ा अधिक बुद्धिमान बनने का प्रयास करें। इस वाक्य में ग्रोथ माइंडसेट का निचोड़ है। वो हर दिन को एक अवसर मानते थे बेहतर बनने का। मुझे प्रोत्साहन दिखाओ और मैं तुम्हें परिणाम दिखाऊंगा। मगर जानते थे कि मानव व्यवहार इच्छाओं से नहीं, बल्कि प्रलोभनों से संचालित होता है। इसलिए वो कहते थे, किसी का इनाम देख लो, उसका भविष्य समझ जाओगे। आपको बिजली की बाड़ पर पेशाब न करने की सीख लेने के लिए उस पर पेशाब करने की जरूरत नहीं है। उनका व्यंग्य भरा ज्ञान, हर गलती खुद करके सीखने की जरूरत नहीं होती। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें, हमेशा कुछ बचत करते रहें, इसे कर स्थगित खाते में डालें। समय के साथ ये कुछ राशि बनने लगेगी। ये बिल्कुल आसान बात है। ये सिर्फ निवेश की रणनीति नहीं, एक जीवन शैली की सलाह थी। अपनी आय के भीतर ही जीवन जिएं और निवेश के लिए बचत करें। जो आपको सीखने की जरूरत है उसे सीखें। उनका हर वाक्य जैसे कहता था, जियो, सीखो, बांटो, यही असली निवेश है। अमेरिका के एक छोटे शहर में एक छात्र था जो जीवन से निराश हो चुका था। कॉलेज में असफल, परिवार से कटाव, कोई दिशा नहीं। एक दिन उसने इंटरनेट पर मगर का एक उद्धरण पढ़ा, सबसे अच्छा कवच ये है कि आप सीखते रहें। उसी दिन उसने खुद से वादा किया, मैं फिर से सीखूंगा। कुछ वर्षों में वो वित्त विशेषज्ञ बना और आज वो कहता है,
मंगर ने मेरी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाया था। मंगर ने बहुत लेख नहीं लिखे, लेकिन जहाँ लिखे वो सुनहरी स्याही से लिखे लगते हैं। उनकी किताब पुअर चार्लीज ऑलमनैक में उनके भाषणों का संकलन है। हर एक भाषण एक जीवन शास्त्र की तरह है। चार्ली मंगर के शब्द कानों में नहीं, आत्मा में उतरते हैं। वे केवल समझाए नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। उनके उद्धरण तुम्हारे साथ चलने लगते हैं, सुबह की कॉफी के साथ, कठिन निर्णयों के वक्त, या रात को नींद से पहले, जैसे कोई बुद्धिमान दोस्त सिरहाने बैठा हो। अब हम उस रिश्ते की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ दो व्यापारियों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। अब हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जहां लाभ से बड़ी चीज होती है भरोसा, और दूरियों से भी गहरा होता है समर्पण। ये है उस दोस्ती की कथा जिसने सिर्फ निवेश की दुनिया नहीं बदली, बल्कि विश्वास, विचार और विनम्रता की नई परिभाषा रच दी। 1959 लॉस एंजल्स की गर्म दोपहर। एक बैठक आयोजित की गई थी बफे के लिए, जहां वो संभावित निवेशकों से मिल रहे थे। वहीं किसी कोने में बैठे थे चार्ली मंगर, एक तेजतर्रार वकील जिनकी आंखों में अत्यधिक ज्ञान और अद्भुत विनोद बुद्धि थी। जब वॉरेन ने पहली बार उन्हें देखा तो मुस्कराकर कहा, आपको वकील नहीं, पूंजीपति होना चाहिए। और मंगर ने जवाब दिया, और आपको तो उपन्यासकार बनना चाहिए। इतने क्यूट तर्क कौन देता है। वहीं से शुरू हुआ दशकों लंबा एक अटूट बंधन। वॉरेन बफे शांत, धैर्यवान, मधुर वक्ता। चार्ली मंगर तीव्र, तीखा, तर्कशास्त्री। लेकिन दोनों की विश्वास प्रणाली एक थी। दोनों का मानना था, ईमानदारी, धैर्य और निरंतर सीखना ही किसी भी निवेशक या इंसान की असली पूंजी है। 1960 के दशक में बफे सिगार बट इन्वेस्टिंग करते थे, सस्ते शेयर खरीदना जो कुछ अंतिम लाभ दे जाएं। लेकिन मंगर ने एक दिन कहा, वॉरेन, ये तरीका अच्छा है, पर तुम हीरे की खान खोज सकते हो, तुम बस धूल से बाहर निकलो। उस दिन बफे ने गहराई से सोचना शुरू किया। उनका निवेश दर्शन मंगर की वजह से बदला। बफे कहते थे, चार्ली ने ही मुझसे कहा था, सस्ते को भूल जाओ, बढ़िया चीजें खरीदो, और मैंने उनकी बात मान ली। बफे कहते थे, चार्ली कम बोलता है, लेकिन जो कहता है वह सुनहरा होता है। और मंगर कहते थे, मैं वॉरेन पर किसी और से ज्यादा भरोसा करता हूँ। कुछ दिन तो मैं उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगता हूँ। दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक गहरी समझ थी। कभी कभी वार्षिक बैठक में जब किसी प्रश्न का उत्तर बफे देते थे, तो मंगर बस कहते थे, जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस एक वाक्य में श्रद्धा, सहमति और मौन की शक्ति छुपी होती थी। उनकी साझेदारी बातों से नहीं, विश्वास की चुप्पियों से बनी थी। जब बफे की पत्नी सुजी का निधन हुआ, तो मंगर ही थे जिन्होंने वॉरेन को भावनात्मक संबल दिया। और जब मंगर ने अपनी दृष्टि खोनी शुरू की, तो बफे ने कहा, अगर चार्ली अंधा भी हो जाए तो भी वह हम में से अधिकांश लोगों से अधिक देख सकेगा। ये प्रशंसा नहीं, स्नेह की अंतिम सीमा थी। दोनों ने मिलकर जो बनाया, वो सिर्फ बर्कशायर हैथवे नहीं था। वो एक नैतिक व्यापार संस्कृति थी, जहां लॉयल्टी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन कोई नारा नहीं, जीवन मूल्य थे। चार्ली अक्सर कहते थे, वॉरेन में जो उदारता है वह मैंने किसी अन्य मनुष्य में नहीं देखी। और बफे कहते थे, मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय चार्ली को अपना साथी चुनना था। इसमें कोई कॉर्पोरेट डील नहीं थी, ये जीवन की एक प्रेम कहानी थी, दो आत्माओं के बीच। 2023 के अंत में, जब चार्ली मंगर नहीं रहे, तो बफे ने बहुत चुपचाप एक पंक्ति कही, चार्ली ने मुझे बेहतर बनाया, न केवल व्यवसाय में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी। और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। चार्ली और वॉरेन की दोस्ती हमें बताती है कि सही साथी मिल जाए, तो जीवन की सबसे जटिल पहेली भी सरल हो जाती है। उनका रिश्ता उदाहरण नहीं, संभावना है हमारे सभी रिश्तों के लिए। अब हम उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं, आदर्श बोलते हैं, जहां कोई मंच नहीं, फिर भी हर दिल उनकी विरासत का मंदिर बन जाता है।
2023 की एक ठंडी सुबह, लॉस एंजल्स का एक अस्पताल। चार्ली मंगर शांति से लेटे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, पर मुस्कान हल्की। उनकी आंखों के आगे कोई शेयर चार्ट नहीं, कोई कानूनी किताब नहीं, बस एक पुराना फोटो रखा है जिसमें वो और वॉरेन साथ हंस रहे हैं। और शायद उनके मन में चल रहा है, क्या मैंने इस दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ा? उत्तर, हाँ चार्ली, न केवल बेहतर बल्कि उज्ज्वल। चार्ली ने हमें सिर्फ पढ़ने लायक बातें नहीं दी, बल्कि जीने लायक आदर्श दिए। उनकी विरासत किताबों में नहीं, लोगों के सोचने के तरीके में है। उन्होंने हमें सिखाया, मूर्ख मत बनो, ये सबसे बुनियादी बुद्धिमानी है। सीधा, कठोर, पर सच्चा। चार्ली की सबसे अमूल्य देन, मेंटल मॉडल्स की सोच। उन्होंने कहा, दुनिया को समझने के लिए सिर्फ एक खिड़की नहीं चाहिए, तुम्हें हर दिशा की खिड़कियां चाहिए। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी। जैसे किसान अपने औजार ले जाता है, वैसे ही इंसान को चाहिए विचारों की टोकरी, हर अवसर के लिए। ये विरासत हर युवा के मन में अनेक चिंगारियां जगाती है। जब आज के दौर में चालाक होना ही काबिलियत मानी जाती है, चार्ली ने सिखाया, ईमानदार रहो, क्योंकि ईमानदारी सबसे आसान रास्ता है। उनकी निवेश रणनीतियां जटिल नहीं थीं, बल्कि चरित्र पर आधारित थीं। चार्ली ने कभी भी खुद को सर्वज्ञ नहीं बताया। वो कहते थे, जो नहीं जानते वो सबसे खतरनाक होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वे जानते हैं। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है अज्ञान को स्वीकार करना। मंगर के शब्दों में, बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं है, बल्कि इंतजार करने में है। उनकी जीवनशैली एक धीमे जलते दिए जैसी थी, जो लगातार, बिना थके, उजाला देता रहा। यह विरासत आज भी हर युवा को धैर्य के मूल्य से परिचित कराती है। चार्ली अपने व्यंग्य और चुटीली बातों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार कहा, दुनिया को लालच नहीं, ईर्ष्या चलाती है, और यह सीधा हमारे चेहरे पर हंसी के साथ एक आईना रख देता है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि ज्ञान बोझ नहीं, अगर उसमें हंसी की हल्की चादर बिछा दी जाए। वो अक्सर कहते थे, ऐसा जीवन जिएं जहां अंत में वे लोग जिनकी आप परवाह करते हैं सचमुच कह सकें, मैं आपके कारण बेहतर था। चार्ली की विरासत में निवेश रणनीति से कहीं ज्यादा एक इंसानी विरासत है, जो हमें अच्छा आदमी बनने का कारण देती है। वॉरेन बफे के शब्दों में, चार्ली ने मुझे बेहतर बनाया, उसने बर्कशायर को बेहतर बनाया, और उसने जीवन को और मज़ेदार बना दिया। यह वाक्य सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि वह दीपक है जो हर सीखने वाले के हाथ में थमाया गया। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध शांत झील के किनारे बैठा है, हाथ में किताब, आंखों में अनुभव और मुस्कान में संतोष। वो चार्ली मंगर हैं, अब नहीं, फिर भी हर जगह हैं। उनकी विरासत न जमीन में है, न दीवारों में, बल्कि हमारी सोच में, हमारे निर्णयों में, हमारे जीवन में बसी है। चार्ली मंगर हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी विरासत अब हम में है। हर बार जब हम सोचने से पहले ठहरते हैं, हर बार जब हम लालच पर विवेक को चुनते हैं, हर बार जब हम बोलने से पहले पढ़ते हैं, चार्ली मंगर हम में जीवित हो उठते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।